हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिमांशु सर आपको हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। यूपी पुलिस में भी हिंदी आती है, हिंदी सीटेट में भी आती है, सीटेट का पेपर भी आ रहा है आप लोगों का, है ना। टेट में भी आती है और सुपर टेट में भी आती है। हिंदी कैसी चीज है जो यूपी के खासतौर पर जितने एग्जाम है उन सब में आती है। तो वोकैबुलरी को छोड़ के, क्योंकि वोकैबुलरी आने वाले समय में पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पहले सारा ग्रामर जो आपको व्याकरण होती है वो सब करा दूं, और इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको याद हो जाए। ट्रिक बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड कराऊं। जितना भी सबका सार है वो सब आपको एक ही वीडियो में दे दूं। एक चैप्टर में एक वीडियो खत्म करने की कोशिश करिए, लेकिन जो आज का चैप्टर है वो इतना बड़ा चैप्टर है कि एक दिन में समाप्त हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, क्योंकि मैं आपको ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन ना बचे। छोड़ छोड़ के कुछ छोटा छोटा खत्म करने जाओ, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन हमें पढ़ना ऐसे है कि क्वेश्चन आए तो ये चैप्टर पढ़ा, उसके बाद नहीं आया तो ये बड़ी शर्म की बात होती है, टीचर के लिए भी बच्चे के लिए भी, कि हम ये पढ़ के गए, क्वेश्चन भी रस से आया और लेकिन हम वो कर नहीं पाए। तो आज का टॉपिक बेटा जो है वो है रस। क्या है टॉपिक का नाम? तो आज के टॉपिक का नाम है बेटा रस। ये हम पढ़ते भी हैं, हम करते भी हैं, उसके बावजूद हम कर नहीं पाते, क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाते। तो क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमने कुछ चीजें पढ़ी नहीं है। हमने बस पढ़ रखा है करुण रस, वीर रस, शोक, आपके जितने भी रस होते हैं, अद्भुत रस, भयानक रस, हमने रस पढ़ लिए। हमने रट्टा मान लिया कि करुण श्रृंगार रस का रति होता है, हास्य रस का हास होता है, स्थायी भाव, और पढ़ के चले गए। लेकिन उसने पूछ लिया कि बताओ भाई अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अब डब्बा गोल, अनुभाव क्या होता है? संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? डब्बा गोल। कौन कौन से होते हैं? डब्बा गोल। तो ये ना, अब कुछ जो सात्विक, हमें पूछा सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? बस ये भी कुछ होता है? आधे लोग तो पता ही नहीं सात्विक अनुभाव होता क्या है। तो हम लोग को समझना ये है कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे आज की क्लास को। प्लीज सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको जिंदगी में काम आने वाली है। जिस भी एग्जाम में आप हिंदी का एग्जाम दोगे आपको ये बहुत काम आने वाली है, और आपने अगर ये वीडियो अच्छे से पढ़ ली तो रस का इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, सबसे पहले रस है क्या? तो रस की अगर हम बात करें, रस का मतलब क्या होता है ना, कि स्वाद आ गया, मजा आ गया, रस आ गया। तो रस का मतलब ही है आनंद। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं ना, तो रस को इजिकल टू में आप लिख लो आनंद। बस सिंपल सा मैटर ये है। अगर मैं सबसे शॉर्ट लाइन आपको बता सकता हूं, एक शब्द में बताऊं रस क्या है, तो रस आनंद है। रस क्या है बेटा? आनंद है। अर्थात अगर शॉर्ट में बताऊं, साहित्य या काव्य, इसकी डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लो, मैं बोल रहा हूं। साहित्य या काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम रस कहते हैं। मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न होते हैं, जो भी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। अगर आप चाहो तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं, आप भी क्या याद रखोगे। मैंने क्या बताया? मैंने बताया साहित्य या काव्य, साहित्य या काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक या काव्य को, किसी को भी, या देखने से, या देखने से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, रस कहलाते हैं। रस कहलाते हैं। बात समझ गए आप लोग? आपको क्या समझे? आपके समझ में ये आया, साहित्य काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो बेटा क्या कहलाते हैं? वो आपके रस कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। मुझे बताओ पहले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? रस क्या होता है सबकी समझ में आ गया? अब रस की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आप याद रखना। तो पहले तो ये डेफिनेशन हो गई, स्टार बना दिया मैंने, डेफिनेशन हो गई। अब पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है रस को ना। अब रस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रस है क्या, तो याद रखना रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। आत्मा या प्राण कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा
काव्य की आत्मा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रस है। काव्य के प्राण किसे कहा जाता है, बोले रस को कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। काफी बच्चों को नहीं पता होती है, तो नहीं पता है तो प्लीज याद रखें, काव्य की आत्मा बेटा किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है। क्लियर है। अब आते हैं अगली बात पर। अगली बात क्या है भाई, रस तो हम समझ गए क्या होता है, कैसे होता है, कितने होते हैं, क्यों नहीं होते। अब आते हैं, एक आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको जब कभी भी हिंदी पढ़ाया, विराम चिन्ह पढ़ाया, कुछ पढ़ाया, तो एक हमारे कवि हैं, या आप कह सकते हो कि आचार्य हैं, कवि तो नहीं कहेंगे, एक आचार्य है जिनका नाम आपने सुना होगा, आचार्य भरत मुनि, है ना। तो यहां भी आचार्य भरत मुनि आएंगे। तो ये एक अलग से पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है आपका, कि आचार्य जो भरत मुनि है ना, उनके अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो डेफिनेशन है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए एक सेंटेंस, एक आपको उन्होंने एक पूरा क्या कहते हैं श्लोक दिया है, जिससे आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा कि भाई इसके कितने प्रकार होते हैं। ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि रस के कितने प्रकार होते हैं, वो भी इससे पता चल जाएगा। तो उन्होंने जो रस का, एक आचार्य भरत मुनि ने एक डेफिनेशन दी है, एक श्लोक दिया है, वो दिया है विभावानुभाव, व्यभिचारी, व्यभावानुभाव। एक तो ये थोड़ा सा ना हिंदी थोड़ी भी टफ है बेटा, तो थोड़ा सा एक साथ पूरा श्लोक है, इसलिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, अलग अलग तोड़ सकता हूं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति है। व्यभिचारी तो मैं तोड़ तोड़ के बताता हूं आपको, अभी बताऊंगा। संयोग दृश निष्पत्ति है, निष्पत्ति है, ठीक है बेटा। ये इन्होंने एक श्लोक दिया है, इसका मतलब क्या है श्लोक का, मैं आपको यही बताऊंगा अभी। इसका मतलब सिर्फ ये है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो ये दी थी, विभाव, अगर इसको तोड़ लो, इसको कैसे पढ़ोगे आप लोग, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे डायरेक्टली तो आप इसको तोड़ लो, क्या, विभाव यहां तक, फिर ये हो गया अनुभाव, तो विभाव अनुभाव व्याभिचारी, व्याभिचारी के संयोग से, व्यभिचारी भाव होते हैं ना, व्यभिचारी भाव के संयोग से दृश्य में आ गया रस, रस में क्या आ गया, रस की निष्पत्ति होती है। क्या हो गया इसका मतलब, तो भरत मुनि ने डेफिनेशन दी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। चलो लिख देता हूं, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी, व्यभिचारी। अच्छा, व्यभिचारी भाव क्या होता है बता देता हूं। व्यभिचारी भाव को ही बेटा संचारी भाव कहा जाता है, ये भी बताऊंगा आगे संचारी भाव क्या होता है। तो याद रखना, व्यभिचारी भाव संचारी भाव एक ही बात है। व्यभिचारी भाव के संयोग से, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है बेटा, क्या समझे आप लोग, मैंने लिख दी पूरी डेफिनेशन। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना था कि ये जो मैंने डेफिनेशन एक श्लोक लिखा है, बस ये आपको याद रखना है, आपको खुद याद हो जाएगा कौन सी चीज क्या है। ठीक है बेटा, तो विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति ही, ये इनकी डेफिनेशन थी। इन्होंने एक श्लोक दिया था जिसमें इन्होंने बताया, क्या लिखे, इसका अर्थ क्या निकल के आया कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है मैं बताता हूं। वो बोलेगा भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि की डेफिनेशन के अनुसार कौन से भाव को उनकी डेफिनेशन में नहीं लिया गया है। तो विभाव आ गया, अनुभाव आ गया, व्यभिचारी भाव आ गया। तो यहां से आपको बताते हैं रस की प्रकार कितने होते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि यहीं से आप समझ पाओगे कि आगे ये जो डेफिनेशन, जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा। तो सबसे पहले अब आते हैं, रस तो आप समझ गए क्या है, अब आते हैं रस के प्रकार। क्या आते हैं बेटा, रस के प्रकार। तो अब रस के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, रस के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है बेटा, देखो रस के प्रकार। अब रस के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो याद रखिएगा, रस आपका 4 प्रकार में डिवाइडेड है। कितने प्रकार में बेटा, 4 प्रकार में। रस आपका 4 प्रकार में डिवाइडेड है। मैंने देखो ट्रिक तो बहुत सारी बन सकती है, बहुत सारी ट्रिक बना सकता था, लेकिन मैंने वो बनाया, नाटक देखा था ना आपने, जो आपको याद रहे, नाटक आता था पहले, सास भी कभी बहू थी।
सुना है आपने, सास भी कभी बहू थी। बस वही आपका इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी रस के प्रकार की सास भी। सास भी कभी बहू था ना, तो सास भी कर लो बस, सास भी कभी बहू थी। तो सास भी कभी बहू थी, सास भी याद रहेगा, या आप वास कर सकते हो, VASS वास, वो अपने मन से ट्रिक बना लो, याद करने के तरीके हैं, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। तो बेटा रस के प्रकार की अगर बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। सास भी है क्या? सबसे पहले एस से आया संचारी भाव। एस से क्या आया बेटा? संचारी भाव। अब क्या आएगा? बोले सर ए आ गया, तो ए से क्या आया? ए से आ गया अनुभाव, लेकिन अनुभाव मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं लिख रहा हूं विभाव। क्यों लिख रहा हूं बताता हूं आपको भी, पहले मैंने ये लिख दिया है ना, पहले एस से संचारी भाव, बी से विभाव, ठीक। अब क्या आएगा? अब मैंने लिख दिया अनुभाव। मैं क्यों क्रम से लिख रहा हूं अभी बताऊंगा बेटा आपको। अनुभाव, और फिर क्या बचा? बोले फिर बचे सर संचारी भाव। एस आ गया ना, फिर से क्या है? एस, तो एस से संचारी भाव। तो आपसे एक क्वेश्चन ये बन गया, आपसे पूछ लेगा रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है रस 4 प्रकार के होते हैं। सास भी से आपको याद रहेगा, सास भी कभी बहू थी। सास से, एस से संचारी भाव, ए से अनुभाव, एस से संचारी भाव में 2 बार लिख दिया, एक मिनट, स्थायी भाव। यहां संचारी भाव की जगह स्थायी भाव लिखो बेटा, ठीक है। 2 बार लिख दिया था मैंने, क्योंकि डबल एस आ गया ना, मैं दोनों बार संचारी भाव लिख दिया। तो एक क्या आएगा आपका? स्थायी भाव आएगा। तो स्थायी भाव ये एक साथ है, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। टोटल कितने प्रकार हो गए रस के? 4 प्रकार हो गए। अब मैंने क्या पूछा था आपसे? मैंने पूछा था आचार्य भरत मुनि की डेफिनेशन के अनुसार कौन सा भाव उनकी डेफिनेशन में नहीं आता। तो आप देखो, उन्होंने विभाव भी लिया है, उन्होंने अनुभाव भी लिया है, और उन्होंने व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव भी लिया है। कौन सा नहीं लिया? स्थायी भाव। तो याद रखना भरत मुनि की डेफिनेशन में स्थायी भाव नहीं आता। क्वेश्चन बना है, पूछा गया है, तो याद रखना ये डेफिनेशन इसलिए याद रखनी जरूरी है, इसलिए मैंने लिखी। मैं कोई भी फालतू चीज बोर्ड पे अपने नहीं लिखूंगा। जो क्वेश्चन बनता है, जिससे क्वेश्चन बना है, मैं सिर्फ वही लिखूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है ये लिखने का, इतनी सारी संस्कृत आपको याद कराने का। संस्कृत जैसा लग रहा है तो नहीं वैसे। जैसे आपका क्या नाम है, आपने सुना होगा ना, रावण ने बनाया था जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावे तस्थले गली विलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका। उसको फॉलो करो, इतने बड़े बड़े शब्द है, तो पहले बने ही ऐसा करते थे, है ना। तो आपको वही समझना है, यहाँ पे शिव तांडव जिसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे बना ये, तो इतना बड़ी डेफिनेशन मैंने क्यों लिखी है? सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि आपको ये पता चले, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार कौन सा भाव उनकी डेफिनेशन में नहीं आता, तो स्थायी भाव उनकी डेफिनेशन में नहीं आता। तो रस के कितने प्रकार हो गए? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। मेरे साथ 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होते हैं, हमें यह समझना है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये कौन भी चीज कितने प्रकार की होती है, ठीक है बेटा। तो याद रखना स्थायी भाव में भी एक दिक्कत दे दी भरत मुनि ने। भरत मुनि साहब इतने बढ़िया थे कि उन्होंने अपने हिसाब से बताया है, लेकिन हिंदी कुछ और हिसाब से चलती है। लेकिन क्वेश्चन भरत मुनि इतने इंपॉर्टेंट रोल है हिंदी के कि इनके हिसाब से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा ही जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं, तो स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें रस के प्रकारों की, तो रस आपके 4 प्रकार के हो गए। रस के प्रकार जो बताऊं वो 4 प्रकार के हो गए, अगर हम लोग बताएं। बल्कि प्रकार मत लिखो यहां पे, क्योंकि प्रकार तो फिर अलग हो जाएगा। रस के अंग लिख लो बेटा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहां पे रस के अंग कर देना, क्योंकि बेटा प्रकार लिखोगे ना तो प्रकार आप लोग वो समझ लोगे, श्रृंगार रस, वरुण रस, करुण रस, ये समझ लोगे। तो प्रकार मत लिखो, रस के अंग लिखो। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अंग से ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रकार वो आ जाएंगे आपके 8 प्रकार, 9 प्रकार, नवरस जो होते हैं, है ना। तो हमें समझना है, अब जो ध्यान से समझना है वो क्या है। भरत मुनि ने जो स्थायी भाव माने हैं, भरत मुनि ने जो स्थायी भाव माने बेटा, वो 8 माने, या रसों के जो प्रकार माने हैं वो 8 माने। कितने मांगने हैं? 8। अगर उन्होंने बेटा प्रकार 8 माने हैं, यानी कि उन्होंने स्थायी भाव भी कितने माने होंगे? 8 माने होंगे। तो भरत मुनि के अनुसार, मैं लिखता चलता हूं, भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है बेटा। उन्होंने किसको? निर्वेद को या शांत रस को। रस के प्रकार की अगर हम बात करेंगे, अभी मैं रस के प्रकार भी आपको बताऊंगा कि कितने होते हैं, कैसे होते हैं। तो रस के प्रकार की बात करेंगे, तो अभी फिलहाल मैं स्थायी भाव की बात कर रहा हूं। तो वैसे टोटल जो स्थायी भाव होते हैं वो कितने होते हैं वो भी बताऊंगा। तो फिलहाल भरत मुनि ने कितने माने हैं? 8। लेकिन होते कितने हैं? होते हैं 9। क्यों? एक शांत रस और होता है जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। कितने होते हैं? 9। लेकिन अगर कुल बात करी जाए तो कुछ गणितज्ञों ने, कुछ हिंदी के लोगों ने बाद में 2 और बना दिए, तो कुल स्थायी भाव टोटल अगर पूछा जाएगा तो कितने होते हैं? 11। लेकिन ध्यान रखना, अगर 11 नहीं होगा तो आप क्या लगा के आओगे? 9, क्योंकि बाद में 2 रस आपके नए जुड़ गए थे,
कौन कौन से जुड़ गए थे बेटा? वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो ये मैं आपको और बताऊंगा अभी कि वात्सल्य रस और भक्ति रस बाद में जुड़ गए थे। तो 3 रस बाद में जुड़े, पहले नॉर्मल 8 ही थे, भरत मुनि के अनुसार 8 उन्होंने माने हैं, उसके बाद 3 रस बाद में जुड़े थे। तो आपसे पूछा था नवा रस कौन सा था, तो नवा रस था शांत रस। मैं अलग साइड से लिख देता हूं, बाकी रस जब बताऊंगा ये प्रकार तब भी बताऊंगा। तो याद रखना 8 तो होते ही है। नवा रस उन्होंने माना था शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। 10वां इन्होंने माना था वात्सल्य रस, और 11वां इन्होंने माना था भक्ति रस। ठीक है, तो वात्सल्य का वात्सल्य या रति होता है, भक्ति रस का आपका होता है भगवत विषयक। इसे भगवत विषयक भी रस कहा जाता है, जिसका आपका जो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे अरे मैं भूल रहा हूं, सॉरी। भक्ति रस का मान लेंगे स्थायी भाव, सॉरी, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या आएगा? अनुभव आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव आएगा वो क्या आएगा? अनुभव आएगा। तो स्थायी भाव भी पूछे नहीं गए, मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूं क्योंकि इनके प्रकार बता रहा हूं, अभी आपको प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो स्थायी भाव भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं, वैसे 9 होते हैं, लेकिन टोटल 11 होते हैं। तो आप 11 और 9 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। अगर 11 और 9 दोनों ऑप्शन में थे तो आप 9 लगा के आना, 11 लगा के बताना, मैं तो इतना बताऊंगा आपको। वैसे अगर कुल पूछा जाए तो 9 11 कभी ऑप्शन में एक साथ नहीं देगा। तो कुल रस कितने होते हैं, कुल स्थायी भाव कितने होते हैं? बोले 11। लेकिन वैसे माने कितने गए हैं हिंदी में आमतौर पर? 9। लेकिन भरत मुनि ने कितने माने? 8। उन्होंने शांत रस को नहीं माना है, उन्होंने शांत रस को नहीं माना है, स्थायी भाव में या रस में नहीं श्रेणी में अपने लिया है। उन्होंने बाकी के 8 रस माने, वो कौन से वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, अब आते हैं विभाव पे कि भाई विभाव क्या है। तो इन चीजों को हम आराम से समझते हैं। मैं पहले ये रफ करता हूं, इतना आप पहले नोट कर लो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। ठीक है, क्योंकि इनको हमें अच्छे से बहुत ध्यान से समझना है। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ये मैं जल्दी से रफ कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास से आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बार डेफिनेशन बता दिया मैंने कि काव्य की आत्मा प्राण कौन है, बोले सर रस है। मैंने बता दिया रस का मतलब क्या है, बोले आनंद। किसी भी काव्य को डेफिनेशन क्या है रस की, बोले काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, कोई नाटक देख रहे हो आप, कोई फिल्म देख रहे हो आप, मन में जो भी भाव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वो रस होगा। वो क्या होगा बेटा, रस। आप मेरी क्लास देख रहे हो, आपको क्लास देख के मजा आ गया, तो मन में क्या हुआ, मन में मजे का भाव उत्पन्न हुआ, तो वो भी क्या है, रस है ना बेटा। तो रस तो आप समझ गए। अब रस अगर समझ गए तो अब रस के आगे बात करते हैं। ये रस के अंग कितने होते हैं, मैंने बताया रस के 4 अंग होते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो मैंने बताया रस के 4 अंग होते हैं, इन चारों को हमें अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थायी भाव, स्थायी भाव। फिर मैंने आपको बताया विभाव, फिर मैंने आपको बताया अनुभाव, और फिर मैंने आपको बताया संचारी भाव। तो आपसे पूछा जाता है रस के अंग में कौन सा प्रधान भाव है, तो एक क्वेश्चन ये बन गया, ध्यान से लिखना, स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहा जाता है। स्थायी भाव को प्रधान भाव भी कहा जाता है। तो इन चारों में से प्रधान भाव कौन सा है चारों में से, बोले स्थायी भाव है। क्लियर बात। स्थायी भाव टोटल कितने होते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं, हाथों हाथ यही समझाता हूं आपको ताकि आपकी समझ में आए कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, स्थायी भाव है क्या। तो देखो, मन में स्थायी भाव की अगर बात करें, तो मन की अगर बात करें बेटा, स्थायी भाव की अगर हम बात करें, तो जो हमारे स्थायी भाव है, मतलब जैसे हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम लोग शोक मनाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, कभी देख के उल्टी सी ये क्या है, गंदगी सी महसूस होती है। तो जो भी आपके इस तरीके से जो आपको फीलिंग आती है, ये सब क्या है, आपके स्थायी भाव है जो ऑलरेडी आपके अंदर है ना, ये हमेशा आपके अंदर है, बस उनको निकलने की देर है बाहर। तो ये भाव जो हमेशा स्थायी होते हैं, जो हमेशा आपके अंदर रहते हैं, वो क्या क्या कहलाते हैं, वो आपके बेटा स्थायी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। अगर हम बात करें अगली चीज की स्थायी भाव की अगर हम बात करें, तो टोटल अगर बात करें स्थायी भाव, टोटल वो होते हैं 11। टोटल कितने होते हैं, 11। लेकिन भरत मुनि ने जो माने वो कितने माने, 8। कौन कौन से माने, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला माना है, ये रस के प्रकार भी है, मैं रस के प्रकार भी बताऊं, रस कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, 8 ये जो कंडीशन है सब समझाता हूं आपको भी। तो पहला होता है श्रृंगार रस, दूसरा होता है आपका बेटा
करुण रस। तीसरा हो गया हास्य रस। चौथा हो गया, इसे हास्य रस या हास्य रस कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। चौथा अगर आप बात करें तो वीर रस। पांचवा हो गया रौद्र रस। छठा हो गया भयानक रस। सातवां हो गया आपका विभत्स रस। विभत्स रस। आठवां हो गया, नवा दसवां ग्यारहवां मैंने बताया वो तो अलग है, नवा दसवां ग्यारहवां तो अलग है। आठवां, पहले आठवां लिख देते हैं, आठ जो मेन है पहले वो लिख लेते हैं। आठवां होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस। तो टोटल रस कितने प्रकार के हो गए बेटा भरत मुनि के अनुसार? बोले सर 8 प्रकार के हो गए, जो मैंने 8 लिख दी। क्यों? क्योंकि नवा रस जो आया, इन्हें मैं अलग पेन से लिखता हूं। नवा रस जो आया बेटा वो आया आपका शांत रस, जिसको भरत मुनि ने अपने रस की बात के लोगों ने माना, लेकिन भरत मुनि ने शांत रस को अपने टोटल रस से उन्होंने माने 8 ही माने, उन्होंने इसको शांत रस को रसों की श्रेणी में नहीं लिखा। इसके बाद 2 रस और आगे के जो हमारे काव्य आए, बहुत बड़े साहित्यकार आए, उन्होंने 2 रस और माने। एक माना बेटा वात्सल्य रस। 10वां कौन सा है? वात्सल्य रस। और 11वां बेटा उन्होंने माना भगवत विषयक, या इसे आप कह सकते हो भक्ति रस। भक्ति रस, ठीक है। टोटल 11 उन्होंने माने, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना नीचे आपको? हाँ ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा इससे नीचे नहीं लिख सकता था। तो भगवत रस है, विषयक रस, भक्ति रस। अब स्थायी भाव क्या होते हैं? तो इनसे जो मन में भाव उत्पन्न हो, देखो याद रखना है बेटा, ये स्थायी भाव क्या होते हैं, ये आपको अभी हाथों हाथ बताऊंगा, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाने चाहिए ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। श्रृंगार का मतलब क्या होता है आपको पता है? श्रृंगार की अगर हम बात करें, श्रृंगार कभी कभी आपको इसमें श्रृंगार में रा नीचे लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरीके से। श्रृंगार रस की अगर हम बात करें, कहीं कहीं डबल मिलेगा, कहीं सिंगल, से फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान रखना बस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की अगर हम बात करें बेटा, तो श्रृंगार रस का मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको कि श्रृंगार रस को अगर मैं बताऊं आपको, तो आप सिंपल सा सिर्फ इतना समझ लो कि श्रृंगार, अब कहते हैं ना लड़कियां श्रृंगार करती है ना, कहते हैं सादगी ही, सिंपलिसिटी जो है, सादगी है, वो लड़कियों का गहना है, आपका क्या है? श्रृंगार है। तो उनको क्या, आपकी सादगी जो है वो आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं, लेकिन लड़कियां क्या करती है? शादी में श्रृंगार किया जाता है, मेकअप किया जाता है, तो वो क्यों करती हैं? श्रृंगार देखे ताकि वो अच्छी लगे, अच्छी लगे, अच्छी लगेंगी तो क्या होगा? आप शादी में, देखो मैं आपको ऐसे समझाऊं ताकि आपको हमेशा याद रहे। कोई इंसान, कोई लड़की जा रही है ना, आपने देखा वो अच्छी लग रही है देखने में, है ना, श्रृंगार कर रखा है तो अच्छी लगे, तो आपके मन में क्या होगा? बोले यार ये बहुत अच्छी, प्रेम की भावना आएगी कि यार ये काश मेरी इससे शादी हो जाए, काश मैं इसको हमारी बात हो जाए। तो ये क्या होगा? श्रृंगार उत्पन्न हुआ कि वो श्रृंगार करके आई, तो आपके मन में क्या हुआ? प्रेम उत्पन्न हुआ। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है, जो इसका स्थायी भाव है बेटा, वो क्या है? तो याद रखना, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता ही है रति या प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम, ठीक है बेटा। अब क्या आ गया दूसरा? करुण रस। करुण, अब करुण का मतलब ही है, जो करुण का मतलब ही क्या रहा है कि मन में दुख आ रहा है, कि जब आप बहुत करुण, मतलब करुण का मतलब होता है दुख आना। जब आप किसी दुख में हो, जब आप किसी शोक में हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका करुण रस कहलाता है। तो करुणता जब भी आ जाए, जब भी करुण रस आ जाए, तो आपके मन में क्या आ रहा है कि आपने कोई देखा, अब आप फिर से, जैसे एग्जांपल आता है, आप सड़क पे जा रहे हो, अच्छी लड़की देखी, श्रृंगार उसने कर रखा था, आपको प्रेम हो गया, रति हो गया। करुण रस क्या होगा, कैसे याद रखोगे? कि आप सड़क पे जा रहे हो, कोई बेचारा मर गया, किसी व्यक्ति को कांधों पे लेके जा रहे हैं और देखा उसके पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी बीवी, वो रो रही है, तो उनको देख के आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? आपके मन में दुख का भाव उत्पन्न होगा कि यार बहुत बुरा हुआ, है ना। तो जो बहुत बुरा आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ, करुण रस जो आपके मन में उत्पन्न हुआ, उसे क्या कहा जाएगा? कि आपके मन में शोक उत्पन्न हुआ, है ना, शोक की भावना आई। जब आपने देखा तो आपको क्या हुआ? शोक की भावना कि यार बुरा हुआ, ये बेचारे बच्चों का क्या होगा, इस औरत का क्या होगा, जब इतनी छोटी उम्र की है, तो बच्चे गोद में है और इसके पति की डेथ हो गई, तो आपके मन में क्या हुआ? शोक उत्पन्न हुआ। तो ये देखो याद हो जाएगा आपको, मेरी इस वीडियो को मैं जो बोल रहा हूं उसको, एग्जांपल को ध्यान में समझना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। हास्य रस, हास्य रस की बात करें तो भाई क्या हो जाएगा? हास्य रस सिंपल सा है, साइड में आपको इमोजी भी दिखाऊंगा, आपको इमोजी से आपको ज्यादा अच्छे में समझ में आए। हास्य रस क्या होता है? हंसी। हास्य में तो हंसी आपको दिख ही रही है, तो जब भी कोई ऐसा दिखे आपको, ऊट पटंगा आप जा रहे हो और आपने क्या देखा, किसी ने ऊपर तो पहन रखा है, किसी लड़के ने, लड़की को छोड़ दो,
लड़के ने, जैसे रणवीर कपूर है, रणवीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह है, तो क्या करते हैं, नीचे घाघरा पहन लिया दीपिका का, ऊपर उसने शर्ट डाल ली, तो ये क्या हो गया, आपको देख के उसे हंसी आएगी। कोई ऊट पटांग दिख जाए, किसी की वेशभूषा देखकर, किसी के कोई बातों से, किसी भी तरीके से आपको अगर हंसी आ जाए तो वो क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। ठीक, जैसे कि शीश पर गंगा हंसी गंगी भुजंगा हंसे, आपने सुना होगा एग्जांपल। वैसे मैं इनके जो प्रकार हैं, इनके जो एग्जांपल है वो आपको अगले पार्ट में कराऊंगा, आज सिर्फ समझा रहा हूं कौन सी चीज क्या होती है। तो हास्य रस क्या हो जाएगा बेटा, हास्य रस आपका हो जाएगा जब किसी की वेशभूषा देखकर आपको हंसी आए, है ना। जैसे मैं रणवीर सिंह का एग्जांपल दिया, या आप देखो, आप सड़क पे निकले, आपने देखा कोई लड़का जा रहा है जिसने बाल खड़े कर रखे, नीचे घाघरा पहन रखा है, और यहां तक कि उन्होंने क्रॉप टॉप लड़कियों वाली जो होती है वो पहन रखी है ना, और ऐसे मटक मटक के चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको उसको देख के डेफिनेटली क्या होगी, हंसी आएगी ही आएगी। तो हास्य रस में क्या होगा कि आपको हंसी आएगी। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है, जो आपको मन में देखते तुरंत उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, हास होगा, कि आपको हंसी आ जाएगी, हास। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, हास होता है। अब क्या आ गया, वीर रस, बहुत बढ़िया। वीर रस क्या होता है, सभी ने सुना है, हम सभी ने एग्जाम्पल पढ़ता हुआ आया है, हम लोग क्या पढ़ते आए, हमने सभी ने सुना है, वीर रस मतलब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हरबेलो के में, हमने सुनी कहानी थी कि जब कभी भी आपके मन में एकदम बिल्कुल मजा आ जाए देख के कि यार मैं जान से मार दूंगा, इनने करा, हमें देश के ऊपर कोई बोलता, कोई पाकिस्तानी हमारे देश के बारे में बोलते, तो हम यहां बैठे बैठे एकदम खून खोल जाता है हमारा, एकदम यार ऐसे कहते, तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम उत्साहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, उत्साहित। जैसी वीरता की बात चल रही होती है, आप सड़क पे जा रहे हो, है ना, और आपने क्या देखा, कोई एक लड़का है वो छोटे बच्चे को मार रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको गुस्सा आएगा ना, आपका गुस्से की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल एक बात बता रहा हूं कि वीर रस आपके मन में उत्पन्न हो गया कि मैं वीरता, देश के लिए आपको कुछ करने, किसी ने देश के बारे में कुछ बोला, आपके मन में एकदम से वीर रस उत्पन्न हो गया कि नहीं, मैं अपने देश के लिए जान दे सकता हूं। तो वीर रस का मतलब यह है कि जब आपके मन में उत्साह हो जाओ, एकदम उत्साहित हो जाओ कि अरे ऐसे कैसे, मेरे देश के बारे में कैसे बोल दिया, तो उत्साहित, यानी कि जब भी आप उत्साहित हो जाओगे तो वो क्या होगा, वीर रस होगा। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, उत्साह होता है। अब आ जाओ रौद्र रस पे। रौद्र रस क्या है, रौद्र रूप किसका होता है, रौद्र रूप बोले सर शिव जी का, जब वो तांडव करते हैं ना, तो शिव रूप, रौद्र रूप मतलब जब आपको गुस्सा आ जाए, मेरा रौद्र रूप दिखाऊंगे तुम्हें, है गुस्सा आ जाए, मतलब वही चीज जो मैं बता रहा था बच्चे को, कि इसलिए मैंने क्रोध को बच्चे वाला एग्जांपल काट दिया, कि कोई आपने देखा कि कोई छोटे बच्चे को मार रहा है, कोई आदमी पी के अपनी बीवी को मार रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा, गुस्सा आएगा, इसको पकड़ के फेड़ दो, पकड़ के क्या कर रहा है सड़क पे, है बीवी को, लड़की को मार रहा है, तो आप उसको मारने की सोचोगे, तो आपके मन में क्या आएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तो उसे क्या होगा, आप एकदम रौद्र रूप में आ जाओगे, अपने एकदम बिल्कुल खून खुखार हो जाओगे, तो वो क्या कहलाएगा, रौद्र रस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रौद्र रस। तो रौद्र रस में क्या आता है बेटा, सिंपल सी बात है, आपको क्रोध आता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो गया बेटा, क्रोध हो गया। क्या हो गया, क्रोध हो गया। भयानक रस तो आप देखते समझोगे, भयानक मतलब जिसको देख के खतरा, भयानक मतलब क्या है, जब आपको डर लगने लगी हुई चीज से, जब आपको भयानक मतलब आप रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा कोई आदमी आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आदमी चल तो सीधा है, लेकिन उसकी मुंडी पीछे, कि आपको पीछे उसका उल्टा चल रहा है, मतलब सीधा चल रहा है लेकिन सर उसका कहां है, पीछे, तो आपको देखिए क्या डर है, ये क्या है भाई, या उसका सर ही नहीं है, बिना सर के चल रहा है, आदमी कटा हुआ बिना सर कटे हुए में चल रहा है, तो आप देख के क्या करोगे, डर जाओगे। तो जो मन में जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, भय उत्पन्न हुआ, तो वो रस क्या कहलाएगा, भयानक रस। और मन में उत्पन्न क्या हुआ, भय। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है बेटा, वो क्या होता है, भय होता है। क्या होता है बेटा, भय होता है। अगला क्या आ गया, अगला आ गया विभत्स रस। अब विभत्स रस क्या होता है हम ये समझते हैं अभी। विभत्स रस मतलब, विभत्स नाम से विभत्स, अच्छी मतलब जब मन में आपके, विभत्स का मतलब ये है जब किसी चीज से घृणा आने लगे, जब किसी चीज से आपको जैसे आप, मैं बताता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ, हंसी मजाक करें प्लीज, कोई भी माइंड ना करे। आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में चल चलते आप, कोई सपोज करो कि आप ऐसे चल रहे थे, सीधे से कोई लड़की गई, आपने उसे देखा और आपने आगे देखा नहीं, सड़क देखी नहीं, और आप जा रहे हो और आपने आगे कोई गोबर पड़ा, तो गोबर पे पैर रख दिया। अब जो गोबर पे पैर रख दिया तो आपने देखा पैर सन गया, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होंगे ना उस पैर को देख के, ये क्या था, तो ये जो चीज है, जो घृणा उत्पन्न हुई, वो क्या कहलाएगा, वो आएगा विभत्स रस में। तो जो भी आपके दिमाग में जब कभी भी किसी ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे आपको घृणा होने लगे, आपको बुरा लगने लगे, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल हिंट दे रहा हूं, तो वो क्या रस क्या कहलाएगा, विभत्स रस कहलाएगा। इस तरीके से आपको याद रहेगा, एग्जांपल है ताकि आपको याद रहे। तो अब विभत्स रस पूछा बहुत जाता है, विभत्स रस का स्थायी भाव, तो बेटा रट्टा मान लेना, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा। इसे रट्टा मान लो क्योंकि मिलता जुलता नहीं है, तो इसको रट्टा मान लो, ज्यादा बेहतर है, स्टार बना देता हूं। विभत्स रस मतलब जुगुप्सा, कि जब भी आपको घृणा विना आने लगे, तो ये डायरेक्टली बेटा याद करो, है ना, इसे याद कर लो, क्या, विभत्स रस का जुगुप्सा। ठीक है बेटा, आ जाओगे आगे। क्या आ गया, अद्भुत रस। अद्भुत नाम से क्लियर है,
कि आप रास्ते में जा रहे हो, मैं हमेशा एग्जांपल ऐसे देता हूं, आप रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा कि आपके सामने से कैटरीना कैफ जा रही है, सड़क पे चलती हुई जा रही है, तो आप क्या करो, एकदम एकदम क्या हो जाओगे, बोले यार ये बड़ी अजीब सी बात है, यहां कैसे आ गई है मुरादाबाद में कैटरीना कैफ कैसे घूम रही है, वो भी पैदल टहल रही है, या कोई परी उतर के आ जाए, तो आप क्या करोगे, एकदम से आश्चर्यचकित, अद्भुत मतलब क्या होता है, शॉक हो जाओगे, आश्चर्य हो जाओगे, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो गया, सिंपल सी बात है सर, हम शॉक हो गए, यानी कि अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आश्चर्य, कि आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाओ, आश्चर्य या इसको विस्मय भी कहा जाता है, कभी कभी विस्मय लिखा मिलेगा, है ना, तो आश्चर्य या विस्मय, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव हो गया वो क्या हो गया बेटा, आश्चर्य या विस्मय हो गया, कि आप एकदम से चौंक गए, अरे ये कैसे हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया, आश्चर्य या विस्मय। आते बेटा शांत रस पे। शांत रस क्या होता है, शांत मतलब शांत, आप आराम से कुछ भी कर रहे हो, बहुत, आप जैसे सपोज करो आप एक सड़क पे जा रहे हो, आपने हेडफोन लगा रहे हैं, सुबह सुबह का समय 4-5 बजे का, टहलने निकले हो, कि उसकी तारीख दौड़ने निकले हो, गाने चला रखे हैं बहुत बढ़िया से, बहुत शांति वाले गाने चल रहे हैं और आप आराम से टहल रहे हो मजे से, तो ये क्या होगा, चिड़ियों की आवाज आ रही है, तो शांत रस मतलब जब मन में बहुत बिल्कुल बह रहा हो, पानी की तरह बह रहे हो, तो वो क्या है, आपका शांत रस है। और शांत रस को क्या कहेंगे, बोले निर्वेद, जिसको आपको कुछ चीज की कोई चिंता ही नहीं है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या आएगा, निर्वेद आएगा बेटा, क्या आएगा, निर्वेद। ये भी कई बार पूछा गया कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो याद रखिएगा निर्वेद है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, भरत मुनि के अनुसार कितने थे, 8 थे, नव बाकी सबने माने, टोटल रस के प्रकार मानो, क्योंकि नवरस कहा जाता है, आप सभी ने सुना होगा, क्या कहा जाता है, नवरस। तो कोई पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं, बोले नवरस मतलब 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन सूरदास जी ने कितने माने, 11। ये भी पूछ सकता है सूरदास के अनुसार टोटल कितने प्रकार के रस होते हैं, तो सूरदास जी के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के, तो बाकी के 2 हैं वो किन्होंने जोड़े, सूरदास जी ने जोड़े, ठीक है बेटा, तो बाकी के 2 सूरदास जी ने जोड़े, इसलिए सूरदास जी के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे क्या, आगे निर्वेद के बाद वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब क्या होता है, वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, सिंपल सा मैटर ये है, वात्सल्य मतलब प्रेम, लेकिन वासे बालक याद रखो, वासे बालक, जब कभी भी ना बच्चों के प्रति प्रेम आए, ज्यादातर क्वेश्चनों में यहां आप देखोगे यशोदा मैया, ओ मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, जब भी बच्चों राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह, तो ये जितने भी भजन हैं ये क्या है, ये वात्सल्य रस में, कि बच्चों के प्रति, बच्चों के मन में जो बच्चों को देख के जो प्रेम हमारे दिल में उत्पन्न होता है, वो किसके रस के अंतर्गत आएगा, छोटे छोटे बच्चे, क्यूट से बच्चे, आप देखते हो कभी कभी हम रील देख रहे होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मम्मी मम्मी, इस तरीके से जो होते हैं ना, मेरे बाबू ने ताना ताया, ये वो वाला बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे बच्चे बोल रहा है, पापा से बोल रहा है बच्चा अपना, छोटी बच्ची है, क्या हुआ बाबू क्या हुआ, ऐसे एक रील वायरल हुई थी, तो अपने पापा से बोल रही है वो, तो उसको देखिए ना क्यूटनेस जो मन में उत्पन्न होती है, वात्सल्य रस होता है वो। तो वात्सल्य रस का जो आपका स्थायी भाव होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका रति प्रेम ही होगा, क्योंकि प्रेम आपके मन में क्यूटनेस उत्पन्न हो रही है, तो या तो वात्सल्य ही लिखा मिलेगा, या तो वात्सल्य लिखा मिलेगा, या लिखा मिलेगा रति या प्रेम, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, रति या प्रेम। श्रृंगार रस का वात्सल्य रस का सेम ही होता है, लेकिन ये बचपन, ज्यादातर वात्सल्य रस किसके लिए आता है, बच्चों के लिए आता है आपका, ठीक है बेटा। अब क्या आ गया, अब आखिरी बचा आपका भक्ति रस या भगवत विषयक। तो भक्ति रस का जो आपको मिलेगा स्थायी भाव, वो भगवत विषयक भी लिखा मिल सकता है और अनुराग भी लिखा मिल सकता है। क्या लिखा मिल सकता है, अनुराग, क्योंकि भक्ति रस मतलब भगवान के प्रति आप समर्पित हो, जो है मेरे तो प्रभु राम है, मेरे घर राम आए हैं, है ना, तो जो है बस राम ही है और कोई नहीं है मेरे लिए जीवन में, तो राम जी क्या है, अनुराग, आपके मन में बहुत प्रेम भावना दर्पण, आप बिल्कुल संतुष्ट हो, तो प्रेम भक्ति भगवत विषय, यानी भगवत गीता आप समझ सुना है ना, तो भक्ति रस में क्या होगा, जिसमें आप भगवत गीता के बारे में पढ़ो, ऐसे समझ लो, भगवत विषय या तो उसका आएगा या आएगा अनुराग आपके मन में उत्पन्न होगा। तो टोटल कितने प्रकार के रस हो गए, 11 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए, समझ में आ गया आपकी, ठीक है बेटा। अब एक काम करते हैं, हाथों हाथ चैप्टर खत्म ही करते हैं, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो एक ही पार्ट में खत्म करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को जुड़े रहना है, बस जाना मत, क्योंकि एक ही वीडियो थोड़ी लंबी करते हैं, लेकिन खत्म करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल क्या होंगे, है ना, तो या मैं सोच रहा हूं कि इनको अलग से समझाऊं या यही समझाऊं, चलिए काम करते हैं। आज हमने स्थायी भाव कितने होते हैं समझ लिए, इनके एग्जाम्पल देके कि कौन से रस का एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको दोबारा से बताता हूं अगले पार्ट में। आज सिर्फ ये समझते हैं स्थायी भाव कितने होते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, ये और समझते हैं। उसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इनका एग्जाम्पल दे दूंगा, श्रृंगार रस का क्या एग्जाम्पल है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, है ना। संयोग में क्या होगा, जब मिल रहे होंगे नायक नायिका पति पत्नी, है ना, जैसे कि गाना था, श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई,
राम देखे सिया, माँ सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो ये क्या था कि जब आप राम जी जा रहे हैं वन में से, सीता जी ने उन्हें देखा वन में से, तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में जो प्यार उत्पन्न हुआ कि श्री राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। इस पे था ना, इस पे बढ़ाओ, श्री राम को देखकर, तो ये इस पे नहीं बता रहे अभी, लेकिन एक बात बता रहा हूं तो आपको याद रहेगा कि राम जी को देखकर सीता जी के मन में क्या हुआ, संयोग श्रृंगार में जो भाव उत्पन्न हुए वो क्या हो गए बेटा, संयोग श्रृंगार। की मिलने का मिलन जब होता है तो वो आपका संयोग श्रृंगार होता है। वियोग मतलब जब बिछड़ जाते हैं नायक नायिका, जैसे जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, तो राम जी जब वन में घूम रहे थे तो सबसे क्या बोल रहे थे कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। वो क्या पूछ रहे थे कि भाई जितने भी जो भी खग मग मृग, जो भी हिरण मिल रहा था, जो भी मिल रहा था, बाज मिल रहा था, सबसे क्या पूछ रहे थे कि भाई किसी ने मेरी सीता को देखा। तो मन में क्या था, दुख था कि यार खो गई, कहां चली गई मेरी सीता। तो ये क्या था, ये वियोग है कि जब बिछड़ रहे हो नायक नायिका, जब भी कोई हीरो हीरोइन बिछड़ रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोग। जब बिछड़ना वियोग, और संयोग मतलब मिलना, तो संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार। इस तरीके से सबके आपको एग्जांपल दूंगा बढ़िया बढ़िया, और आपको समझाऊंगा अगले पार्ट में। आज ये हमने समझ लिया इतना कि स्थायी भाव कितने होते हैं, 11 होते हैं सूरदास जी के अनुसार, 8 होते हैं भरत मुनि के अनुसार, लेकिन वैसे कोई पूछे कितने होते हैं तो 9 प्रकार के होते हैं, नवरस कहा जाता है। तो वैसे 9 ही होते हैं, आप आंसर कभी पूछे 9 ही लगा के आना, 9 ऑप्शन में ना हो तो 11 लगाया आना। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगली चीज पर। अगला है विभाव। अब विभाव क्या होता है ये समझते हैं। विभाव को समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब विभाव की अगर बात करें, कोशिश करते हैं इतने में आ जाए, नहीं आएगा तो फिर समझाता हूं। विभाव की अगर बात करें तो विभाव आपके बेटा 2 प्रकार के होते हैं। विभाव भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो स्थायी भाव क्या था, जो मन में हमारे उत्पन्न है। देखो ये सब हमारे मन में उत्पन्न, हमारे मन में स्थायी है, ये हमेशा रहते हैं, बस निकल के कभी कभी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि 1 मिनट के चले गए, ये स्थायी भाव है जो हमेशा हमारे अंदर है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रधान भाव कहते हैं। हमारे दिल में हमेशा ही रहते हैं, हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं। अब विभाव क्या होता है, विभाव की अगर हम बात करें तो जो स्थायी भाव को जगाते हैं वो आपके विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले भाव, जैसे अब आप, मैंने बोला श्री राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। तो आपने क्या देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। तो विभाव का मतलब यह कि जो परिस्थिति ना वहां की, जिसकी वजह से उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ कि वहां चारों तरफ पेड़ पौधे हरे हरे, फूल बिखरे हुए, अच्छी सी महक आ रही है। अब सोचो कि कहीं अगर कोई नॉर्मल हीरो हीरोइन की बात करते हैं, आपने देखा हीरो हीरोइन हमेशा अच्छी जगह पे मिलते हैं, गार्डन में मिलते हैं, है ना, मूवी थिएटर में मिलते हैं। कभी आपने देखा कूड़े के ढेर पे हीरो हीरोइन मिल गए, कभी सुना है क्या ऐसा? नहीं, क्योंकि अगर मिल भी गए तो बदबू आएगी, वो नाक बंद करेंगे या उनके देख के एक दूसरे को हाँ यार क्या, ऐसा नहीं करेंगे ना बेटा। मन में प्रेम के भाव कब उत्पन्न होंगे, परिस्थिति के अनुसार, जगह के अनुसार। तो विभाव क्या है, जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। याद रहेगा आपको, लिखना चाहो लिख लेना बेटा, जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको लिख लिया करो, उसको लिख लिया करो कि जिसकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, विभाव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। आप विभाव की डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो और नहीं लिखना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, इतनी बात याद रहेगी। तो जिसका मन करे अब लिख लेना डेफिनेशन अपने आप। अब मैं सीधे प्रकार पे आता हूं कि ये जो विभाव है कितने प्रकार के होते हैं। तो विभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव, तो ये भी पूछ सकता है कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या है, आलंबन विभाव यह है बेटा, जब किसी को देखकर, किसी ऐसे इंसान को देखकर आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाए जिनकी वजह से आपके मन में भाव। तो क्या आप फिल्म देख रहे हो, मैं फिल्म से एक एग्जांपल लेता हूं, आप कोई बहुत अच्छी फिल्म देख रहे हो तो उसमें जो हीरो हीरोइन है जिनकी वजह से आपको देख के इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या है, आलंबन है। तो शॉर्टकट में समझ लो, आलंबन विभाव का मतलब है हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन। ये क्या है, ये आलंबन विभाव है जिनकी वजह से आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। अब तो फिर उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव है बेटा परिस्थिति। उद्दीपन विभाव क्या है, परिस्थिति, कि हीरो हीरोइन आपके अंदर भाव उत्पन्न कब होगा, कि हीरो हीरोइन देख कैसे नहीं होगा, हीरो हीरोइन किसी गार्डन में मिल रहे हैं तो आज जैसे मिले आपस में, उन्होंने हक कर लिया एक दूसरे को, गाना गाने लगे। तो वो जो परिस्थिति है ना, गाना जो गा रहे हैं, जिस जगह मिल रहे हैं, वो जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति क्या है, उद्दीपन है, जो आपके जो स्थायी भाव है उनको तीव्र गति से बढ़ा दे।
जिसको देखकर आपके मन में कुछ करने का मन करने लगे, कि आप जब देखा आपने, अब देखो लड़का लड़की है, वो आपस में मिल रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि अगर वो मिल रहे हैं दोनों के पापा के सामने, लड़के का पापा भी है लड़की के पापा भी है, तो क्या उनके मन में फीलिंग आई कि हम लोग गले मिलने? नहीं आएंगे, डर के मारे भाई साहब बहुत ही मारेंगे। लड़का तो फिर भी चलो मान लो कि पिताजी की नजर बची ने कुछ करने की सोच रहे, लड़की तो डर के मारी मर जाएगी, तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, और लड़का इसलिए डरेगा, लड़की का बाप भी है भैया बहुत ही मारेगा, तो मन में भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो वो क्या हो गया, वहां भाव उत्पन्न नहीं होंगे, तो उद्दीपन भाव बनेगा ही नहीं। तो परिस्थिति के अनुसार, यानी कि जब परिस्थिति आपकी अच्छी होगी और भाव को तेज कर दे, आप सपोज करो कि लड़का लड़की अकेले में मिल रहे हैं, हीरो हीरोइन फिल्म की बात चल रही है बेटा, यहाँ ज्यादा सीरियस मत होना, हीरो हीरोइन क्या मिल रहे हैं, अकेले में मिल रहे हैं, और जब अकेले में मिलेंगे तो क्या होगा, जब कोई देखने वाला है तो उनके मन में क्या होगा, भाव और तेज हो जाएंगे, यार कोई नहीं देगा, जल्दी से हम लोग आपस में मिल लेते हैं, हक कर लेते हैं, किस कर लेते हैं, इस तरीके का। तो ये क्वेश्चन अभी आएंगे बेटा, इससे आप जल्दी समझ पाओगे, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज आप इसको सीमित रखें फिल्म तक ही, यहां तक ही ये मत सोचना कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये जरूरी है क्योंकि आप ऐसे याद रहेगा, और ये चीज नायक नायिका के ऊपर बोली जाएगी, तो उस हिसाब से बता रहा हूं कि जब नायक नायिका जो है किसी फिल्म में जो मिलते हैं, तो नायक नायिका कहलाते हैं आलम्बन विवाह, और जिस परिस्थिति में मिलते हैं वो परिस्थिति के अकेले में मिल रहे हैं, तो भाव आपके क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, किसी के सामने मिलेंगे तो भाव निकलेंगे ही नहीं। तो जब तेज जो आपकी परिस्थिति भाव को तीव्र गति से बढ़ा देती है, वो कहलाती है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या है, तीव्र गति, ऐसे याद रखो आप लोग। तो तीव्र गति से जो परिस्थिति आपको आपके भाव को बढ़ा देती है, वो क्या कहलाते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यहां भी खत्म नहीं हुआ, अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि जो आलंबन विभाव है ये कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना, आलंबन विभाव भी आपका 2 प्रकार का होता है। ये भी पूछ सकता है कि आलंबन विवाह कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना आलंबन विवाह आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, एक होता है विषय आलंबन। अब आश्रय आलंबन और विषय आलंबन क्या है बेटा, ये भी पूछ सकता है आलंबन कितने प्रकार का होता है। बच्चों ने पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में आश्रय आलंबन होता क्या है, आलंबन होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना आलंबन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब आश्रय आलंबन क्या है, मान लो मैंने राम जी की बात चली थी कि राम के मन में सीता के लिए भाव जागृत हुए। जब राम जी ने पिताजी को देखा कि श्री राम को देखकर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, तो मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया आपका, वो आपका विभाव हो गया, स्थायी भाव हो गया आपका। मैंने बता दिया करुण रस का आ गया, सॉरी श्रृंगार रस का आ गया। अब आश्रय आलंबन क्या है, तो आपने देखा राम जी के मन में सीता जी को देखकर भाव उत्पन्न हुए, ये मान के चलो राम जी के मन में सीता जी को देखकर जो भाव उत्पन्न हुए वो आपका विभाव हो गया। अब तो इसमें आश्रय आलंबन क्या है, आश्रय है राम जी, क्योंकि किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, राम जी के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। किसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं बेटा भाव, राम जी के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो आश्रय आलंबन क्या हो गया, हीरो हीरोइन दोनों किसमें आता है, आलंबन विवाह में, और आलंबन को 2 भागों में तोड़ा, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो राम जी के मन में भाव उत्पन्न हुए, तो राम जी क्या हो गए, आश्रय आलंबन। किसको देखकर भाव उत्पन्न हुए, बोले सीता जी को देख के जो उनके भाव थे प्रकट हुए, तो सीता जी क्या हो गई, सीता जी हो गई आपकी विषय आलंबन। सीता जी क्या हो गई, विषय आलंबन। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो है आपका आश्रय, और जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो वो है आपका विषय आलंबन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो राम जी के मन में सीता जी को देखकर प्रेम के भाव उत्पन्न हुए कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूं, या सीता जी के मन में राम जी को देखकर भाव उत्पन्न हुए, तो सीता जी क्या हो जाएंगी, आश्रय, राम जी क्या हो जाएंगे, विषय। तो जिसको देखकर उत्पन्न होते हैं वो विषय आलंबन, जिसके मन में उत्पन्न होते हैं वो आश्रय आलंबन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आश्रय आलंबन क्या है, विषय आलंबन क्या है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो हमने विवाह पढ़ लिया 2 प्रकार का, आलंबन उद्दीपन। आलंबन विवाह क्या है, बोले हीरो हीरोइन। उद्दीपन क्या है, परिस्थिति जो तीव्र कर रही है आपके भाव को। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। जिसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो आश्रय, जिसको देखकर हो रहे हैं वो विषय आलंबन। अब आते हैं अनुभाव पर। अनुभाव क्या है, अनुभाव का मतलब ही है बेटा, अनुभाव का मतलब है विवाह के बाद। अनुभाव का मतलब ही क्या है, अनुभाव का मतलब ही है विवाह के बाद। तो याद रखना, विवाह के बाद की परिस्थिति कि जब मन में आपके भाव उत्पन्न हो गए, तो विवाह के बाद की जो परिस्थिति है, जो आप क्रिया करते हो, वो क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, अनुभाव कहलाता है। तो अभी हम संचारी भाव को सबसे एंड में पढ़ेंगे, संचारी भाव थोड़ा सा हटाया था, जगह चाहिए मुझे क्योंकि, तो अनुभाव को थोड़ा दूर करके रख लेते हैं। चौथा तो संचारी भावों से बाद में सबसे एंड में पढ़ाता हूं अलग से। अनुभाव में यहां लिखता हूं ताकि आप अच्छे थोड़ी जगह हो, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ अनुभाव क्या होता है। तो अनुभाव क्या है बेटा, पहले अनुभाव समझते हैं कि अनुभाव है क्या। अनुभाव है विवाह के बाद वाली प्रक्रिया, यानी कि जब आपके मन में विवाह आ गया भैया, मन में भाव उत्पन्न हो गए, तो अब जो आप प्रक्रिया करोगे वो आपका अनुभाव है।
या कहते हैं चेष्टाएं। आप कह सकते हो मन में उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं, विवाह के बाद मन में उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं। विवाह के बाद मन में उत्पन्न, मन में नहीं वैसे, उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं, प्रतिक्रिया, होने वाली चेष्टाएं या प्रतिक्रिया। मतलब जब आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे तो आप कुछ करोगे ना, तो जो करोगे वो क्या है, वो आपका अनुभाव है। जो भी आप कायिक क्रिया करोगे, शरीर से कुछ करोगे, जैसे आपने शेर को देखा तो शेर को देख के क्या करो, कांपने लगोगे, डर लगने लगेगा, तो वो क्या है, आपने शारीरिक क्रिया करी, आप कांप गए, तो कांपना क्या हो गया, अनुभाव हो गया। आप लड़का लड़की हीरो फिल्म में हीरो हीरोइन मिले, अकेले में मिले, तो क्या करेंगे, गले मिलेंगे, तो गले मिलना क्या हो गया, अनुभाव हो गया, जो आप क्रिया कर रहे हो। यानी कि जब आपके मन में भाव उत्पन्न हुए, विभाव उत्पन्न हो गया, भाई आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, उद्दीपन हो गया, परिस्थिति भी ऐसी है कि आप अकेले में मिल रहे हो, है ना, उद्दीपन, विवाह भी, आलमन है, सब कुछ बढ़िया है, तो सब कुछ परिस्थिति अच्छी है, तो क्या होगा, बोले भाई ठीक है, गले मिल गए। या आपने शेर को देखा, शेर को देख के आप डर गए तो आपने भग गए वहां से, तो भग गए क्या हो गया, भागे कब, जो आपके मन में भय उत्पन्न हुआ, है ना, तो आपके समझ में आ गया, विवाह हो गया। परिस्थिति भी है कि भाई सांप सामने है, शेर सामने है, परिस्थिति भी है, आलम्बन भी है, शेर भी है ना। अब तो क्या होगा, अब आप जो प्रक्रिया करोगे, जो भी आप प्रक्रिया करोगे वो क्या कहलाएगी, अनुभाव। तो विभाव के बाद में होने वाली प्रक्रिया, या कह सकते हो कि बाद में, अनुभाव के स्थायी भाव के बाद जो आप क्रिया करते हो, प्रतिक्रिया करते हो, जो चेष्टाएं करते हो, चेष्टाएं उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा था बताओ आपको। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कुछ इसी प्रकार से, चलो अभी मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से किया जाता है, वरना आपको अभी दिक्कत होगी। और बाकी अभी इसी क्वेश्चन में एक चीज, चलो हाथों हाथ एक चीज और दिख गई, बता देता हूं। श्रृंगार रस को ही रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है, ध्यान रखना। रसों का राजा, जैसे आम, फलों का राजा आम कहते हैं ना, तो वैसे ही रसों का राजा कौन सा है, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को रसराज ही रसों का राजा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। हाथों हाथ क्वेश्चन दिख गया तो मैंने करा दिया आपको। अगली बात करते हैं, क्योंकि वैसे मैं जब कराऊंगा अलग से इनके एग्जांपल देके तो बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार और बता दिया। विवाह के बाद क्या गया, अनुभाव। अब अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं आपसे ये पूछ लेगा। अब यहां तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है अनुभाव के, ये पता ही नहीं ना किसी को कि अनुभाव क्या होता है। तो याद रखना, जब अनुभाव ही नहीं पता तो अनुभाव की प्रक्रिया कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, तो क्या ही पता होगा। तो बता देता हूं, अनुभव भी आपका 4 प्रकार का होता है। अनुभव भी आपका 4 प्रकार का होता है, आपको पता ही नहीं होगा शायद। तो पता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है बेटा, अच्छी तैयारी चल रही है। नहीं पता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, और जितने दोस्तों सबको शेयर करना, उनसे कहना प्लीज एक बार देख के जाए पेपर से पहले, क्योंकि रस का क्वेश्चन आएगा और आ गया तो आपका एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, और आप जरूर कहोगे कि अच्छा वो हमने वीडियो देख ली। तो प्लीज आधे घंटे की वीडियो जरूर देख के जाना, वीडियो को लाइक करना। और ये नाम दिख रहा है ना मेरा, रात में लाइव चलती है 8 बजे रीजनिंग की क्लास, और हिंदी की क्लास रोज 3 बजे मिलती है आपको। बस प्रेम दो यार, प्यार दो, वीडियो में कमेंट किया करो, दोस्तों को शेयर किया करो, तभी मेहनत का फल मिलेगा। बहुत ध्यान से ढूंढ ढूंढ के अच्छी अच्छी किताबों, 3-4 किताबों से निकाल के आपको चीजें दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ भी करा दिया मैंने, पढ़ा दिया। बहुत सोच समझ के आपको चीजें दे रहा हूं, सारी चीजें दे रहा हूं। तो मेरी मेहनत का फल भी दिया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे दोस्तों में, और लाइक जरूर करो, है ना। कमेंट क्या करो कि कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी, तो क्या अच्छा लगता है हम लोग को देख के। जो भी टीचर हो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। आ जाओ। अब मैंने बताया अनुभाव कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले सात्विक, सबसे पहले सात्विक। दूसरा होता है कायिक। कौन सा होता है बेटा, सात्विक, कायिक। सात्विक होता है, कायिक होता है। उसके बाद जो होता है बेटा वो होता है वाचिक, और चौथा होता है आहार्य। ठीक है, टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अब ये क्या है भाई, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं कि अनुभाव के ये 4 प्रकार है क्या। तो अब सात्विक मतलब जो आपके मन में प्रतिक्रियाएं अपने आप उत्पन्न होने की। शेर देखा तो आप, ऐसा नहीं कि आप करोगे, आपके मन में खुद ही आने लगेगा। क्या आने लगेगा, आपके मन में खुद ही कांपने आने लगेगा, है ना। आप कांपने, डर के मारे कांपने लगोगे। तो जो स्वाभाविक है, जो अपने आप उत्पन्न हो जाए, आपको कुछ करना ना पड़े, वो आपका क्या कहलाएगा, सात्विक कहलाएगा। तो सात्विक अनुभाव क्या होता है, जो अपने आप स्वाभाविक, ऐसे लिख लो मैं शॉर्टकट में, स्वाभाविक क्रिया जो आपको करना ना पड़े, अपने आप आपके मन में उत्पन्न हो जाए, वो क्या कहलाती है, सारी क्रियाएं वो आपकी सात्विक कहलाती है। जैसे आप कांपने लगे, आपने देखा, क्या देखा, आपने देखा शेर सामने, आपकी कपड़े में छुट गए, बोले यार भाई आज गए। या आपने देखा, एकदम आपने देखा कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आप कुछ कंचे वंचे खेल रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, एकदम से पापा आ गए, पापा देख के आपके पसीने छूट गए, पापा कैसे आ गए, है ना। आप गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहे हो, कहीं गोलगप्पे खा रहे हो, एकदम से आपने क्या, पापा सामने आ गए, लड़की के पापा आपके पापा सामने आ गए, देख के क्या होगा,
पसीने छूट जाएंगे, बोला ये क्या हो गया। तो वो जो पसीने छूटना है आपने किया, कोई आपको कुछ करना नहीं पड़ा, वो अपने आप ही पसीने बहने लगे। तो वो जो क्रिया हुई, अनुभव हुआ, प्रतिक्रिया हुई, भाव के बाद मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो क्या हुई, पसीने बहने लगे। तो स्वाभाविक हुई, आपने कुछ नहीं किया। तो स्वाभाविक क्रिया को क्या कहते हैं, सात्विक अनुभव कहते हैं। अब कायिक क्या है, कायिक का मतलब जो आप क्रिया करो, जो आप क्रिया करो, मतलब ये अपने आप नहीं होगा, आप करोगे। जैसे मैंने बताया कि अब पापा नहीं मिले, पापा नहीं मिले, तो आपने क्या किया, आप लड़का लड़कियां खेलने मिले, गोलगप्पे खाने गए, तो आपने उसे अपने हाथ से गोलगप्पे खिलाए। ये क्या है, अब आपसे किसी ने कहा कोई हाथ से खिलाओ, खुद भी खा सकती है, लेकिन नहीं यार मैं खिलाऊं। ये जो प्रेम के बाद जो आपने अपने हाथ से प्रतिक्रिया करी, हाथ से जो उसे खिलाया, या आप अकेले में मिले, तो इसको कहते हैं चुम्बन, आलंबन। आलंबन मतलब इसके जो एग्जांपल मिलेंगे ना किसी किताब में, देखो आपको ऐसे लिखेंगे ना, आलंबन मतलब हग, चुम्बन मतलब किस। तो आपने हग किया, किस किया, तो ये किस में है कि कायिक में, आप क्रिया कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। या फिर शेर देखा, शेर देख के डरे, कांपे, वो तो हो गया सात्विक, लेकिन आप भाग गए, आप एकदम भागने लगे, तो भागना क्या है, कायिक क्रिया। कायिक मतलब आप जो शरीर के द्वारा क्रिया कर रहे हो वो कायिक आलंबन कराएगा। तो इसको लिख सकते हो भागना। ये एग्जांपल मैंने बता दिया, हक के से लिख सकते हो, आलंबन लिख देता हूं मैं हिंदी में जैसे मिलेगा, क्योंकि हक के आप सोचोगे मैं क्या पढ़ा रहे, लेकिन आलंबन जब आप समझोगे यार किताबों में यही लिखा मिलेगा, भाई मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, बाकी और कोई मेरा सेंस नहीं है, कुछ ऐसा कुछ पढ़ाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है ना। वाचिक क्या है, वाचिक मतलब बोलना, आपको पता है मन में जब कोई ऐसे भाव हो, कोई ऐसे आपके मन में उत्पन्न हो जाए, ऐसी कोई प्रतिक्रिया है जिसके आपके वचन बदल जाए, आपकी बोली बदल जाए, कि जैसे कि आपने आप कुछ करके आए, रात में लेट आए घर पे, है ना, आप शादीशुदा हो और आप लेट आए, आप गए थे कहीं और, बताया कहीं और था, अब आपसे आपकी बीवी पूछ रही कहां थे, मैं, तो ये जो आपके मैं वो जो होगा ना, जो भाव बदल रहे वो क्या कहलाएगा, वाचिक अनुभव होगा। आप गए थे भाई साहब पापा जगह पढ़ने जा रहा हूं, और पापा ने आपको कहीं घूमते हुए देख लिया, आपको पता है पापा ने देख लिया, आप घर आए, अब घर में आते डर तो रहे हो, अब पापा ने पूछे हाँ बेटे बता जरा कहां था, आपके पापा वो मैं, तो ये जो कांपने लगता है ना मन के, जो आपके होठ है तो चलते नहीं, आपकी बातें नहीं, तो बातों के जो आपके वचन जो बदल जाते हैं वो क्या कहलाता है, वाचिक कहलाता है। या आप कोई गुस्से में हो और गुस्से में आकर आप किसी को भला बुरा कहने लगो, गाली बकने लगो, तो ये क्या आएगा, ये वाचिक अनुभव में आएगा। तो किसी को भला बुरा कहना, किसी को भला बुरा कहना, या आपने बरबराना, आपके होठ चलने बंद हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, वाचिक आएगा। अब आहार्य क्या होता है बेटा, आहार्य क्या होता है, तो आहार्य की बात करें कि जब आपको कुछ पता ना, मतलब आपके मन में आपने कोई प्रतिक्रिया करी, आपने किसी को देखा कि यार आपकी गर्लफ्रेंड, आपको लगा कोई लड़का लड़की जा रहा है और आपने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो किसी और लड़के के पास जा रही है, आपने उसे कॉल करी, भाई कहो, बोले मैं तो कॉलेज हूं, और आपने देख लिया तो सामने से आ रही है, तो आपके मन में जो शंका उत्पन्न हुई, शंका, जो मन में डाउट उत्पन्न हुआ, तो आपने उसे देखा, गुस्सा आया, भाव उत्पन्न हुआ, और आपने अनुभव क्या हुआ कि आपके मन में शंका उत्पन्न हो गई। या आप नंगे थे, आप नहाए, और नहाते समय इंसान नंगा तौलिया बांध रखे ऑफकोर्स, और आपके घर में कोई मेहमान आ गए एकदम से, तो आपको क्या आएगी, आपको शर्म आ जाएगी कि आप ऐसे कैसे यार घर वाले आ गए हैं सामने से एकदम आ गए, आप कपड़े बदलने जा रहे थे, सपोज करो कि तौलिया वाले बांध के लड़के चले जाते हैं ना अपन लोग, जो लोग रूम पे रहते हैं, कि आप लोग रूम पे रह रहे हो, आपको नहीं पता मम्मी पापा सरप्राइज देने आ रहे हैं, आप नहा के चुके हो, तौलिया वाले बांध के आप आए, एकदम से आपने देखा कि यार दूध आया होगा, एक आपने खोला, देखा तो सामने मम्मी पापा, आप शर्मा जाओगे। तो जो लाज आई, जो आप शर्मा गए, ये किस में आता है, आहार्य अनुभव में आता है, क्योंकि विवाह के बाद आपने शर्म आई, आपने जो आपके उत्पन्न हुआ विवाह अनुभव हुआ, अब प्रतिक्रिया करी कि आप शर्मा गए, आपको लाज आ गई, तो मतलब शर्माना, शंका करना, ये सब किस में आएगा, आहार्य अनुभव में। तो अनुभव कितने प्रकार के हो गए बेटा, 4 प्रकार के। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, अनुभव कितने प्रकार का होता है, 4। कौन कौन सा, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। अब अगला क्वेश्चन इसी में बनेगा, क्या, देखो ये चीज आपने पढ़ी नहीं होगी, लेकिन पढ़ोगे तो आपके काम आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनते हैं। आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आएंगे। अगली बात करें बेटा, तो सात्विक, आपसे पूछ लेगा सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, ये नहीं बताता बच्चे को, तो याद रखना सात्विक अनुभव आपके 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव, रस कितने प्रकार के होते हैं, भदमुनि के अनुसार 8 प्रकार के। सात्विक अनुभव भी कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। इस तरीके से याद रखो तो याद हो जाएगा। अब कौन से 8 प्रकार के भाई, वो भी मुझे बताना जरूरी है, कि वरना आप कहोगे सर ने बताया नहीं। तो 8 अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला है स्तंभ, सबसे पहला क्या है, स्तंभ। दूसरा है स्वेद, स्वेद। तीसरा है कंपन, या कंप लिख लो खाली, कंपन या कंप, है ना, कंप ऐसे भी मिल सकता है, आधा मापा भी मिल सकता है। चौथे की अगर बात करें कम के बाद, तो आप कर लो प्रलय, प्रलय। पांचवे की बात करो तो आप कर लो अश्रु, पांचवा क्या हो गया, अश्रु। छठे की अगर हम बात करें तो आप लिख लो वैवण्य, वैवण्य।
सातवें की अगर हम बात करें तो स्तंभ हो गया, स्वेद हो गया, आप कर लगते हो रोमांच। सातवां क्या हो गया? रोमांच। बच गया आठवां, तो स्वेद हो गया। अब आ सकता है स्वरभंग। हाँ, स्वरभंग। टोटल कितने प्रकार के हो गए बेटा? 8 प्रकार के हो गए। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन टेंशन ले रहा हूं। आप तो ध्यान रखो, सबसे पहला क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और उसके बाद संचारी भाव। उसके बाद मैंने बताया स्थायी भाव 11 होते हैं कुल, वैसे सूरदास के अनुसार 11 होते हैं, भरतमुनि के साथ 8 होते हैं, वैसे 9 रस होते हैं। जो अगर जनरल बात पूछे तो 9 रस होते हैं। कोई रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, 9 रस होते हैं। सूरदास ने 11 कर दिए, भरतमुनि ने 8 कर दिए। उन्होंने शांत को नहीं माना और सूरदास ने 2 और बढ़ा दिए, 9 के अलावा भी। विभाव की बात करें 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। सब कुछ रिवाइज कराता हुआ चल रहा हूं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, स्वेद, ये क्या क्या है आपके समझ में आ गया। अब कौन सी चीज क्या है? स्तंभ का मतलब क्या है? स्तंभ का मतलब है रुक जाना। अब रुक जाना का मतलब क्या है भाई? आप नहीं समझोगे ऐसे, है ना? बोले सर ऐसे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि आपको शर्म आई। जैसे आपने, मैंने क्या बताया कि आप जा रहे थे, आपने गेट खोला, आपने देखा पापा के सामने, तो आप एकदम शॉक हो गए। आप ऐसे कैसे बिल्कुल पुतला बन गए, है ना? तो शरीर की गति का रुक जाना। आपने देखा एकदम से, आपने देखा कि आप जा रहे हो और आपने सामने से देखा कि आपके सामने वही कैटरीना कैफ रास्ते में कैटरीना कैफ, तो आप क्या लोग एकदम रुक जाओगे, बोले हाँ ये यहाँ कैसे? तो रुकना, शरीर की गति का रुकना क्या कहलाता है? रुक जाना या रुकना। जब आप किसी चीज को देख के स्तंभ बन जाओ, स्तंभ मतलब खंबे जैसे खड़े हो जाओ, डर के मारे, किसी भी चीज के मारे, कि एकदम बिल्कुल शांत ऐसे खड़े हो गए, एक शौक हो गए, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका स्तंभ सात्विक कहलाएगा। सात्विक अनुभाव है कौन सा? स्तंभ। एकदम अपने आप ही होगा ना, लाज लगेगी, शर्म आ जाएगी, तो आप एकदम ही छिप जाओगे। स्वेद क्या है? स्वेद मतलब बेटा पसीना। मैंने क्या बताया? आप खड़े हुए, इधर से आ गया भाई साहब शेर, इधर से आ गया आपके पास चीता। अब आप क्या करोगे? आप भाई से डर के वरना इधर जा सकते हैं, इधर आपके पसीने बहने लगे, अपने आप पसीना आ जाएगा। ये मैंने बोला कि आप लड़की के बाद गोलगप्पे खा रहे हो, उसके पिताजी आ गए, पिताजी देख के क्या, अपने आप पसीना आने लगेगा। तो जो पसीना आने लगा ना, वो पसीना क्या कहलाएगा? स्वेद सात्विक कहलाएगा। स्वाभाविक है, वो आप कुछ कर नहीं रहे हो। रुकना, आप रुक जाओगे अचानक शौक होगे, तो वो अपने आप हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हो उसमें, आप कायक नहीं कर रहे, आप अपने आप रुक रहे हो। रुक अपने आप जाओगे, बॉडी अपने आप रुक जाएगी, पसीने अपने आप आने लगेंगे। कंप, कंप मतलब कांपना। कंप मतलब बेटा कांपना। कंप मतलब कांपना, कि पापा ने बुलाया बेटा, आपको आज रास्ते में कोई घूमते हुए देख लिया था या सिगरेट पीते हुए देख रहा था मोड़ पे गई, और आपको पता है घर जाऊंगा पिटना तो है ही, तो जैसे पापा बैठे हुए आप घर में गए, तो आप पहले से कंप रहे हो, बोले आज तो गए। तो जो कांपना है, अब आपको पता है कि पिट रहे हैं, लेकिन मन में कांपने को क्या हो रहा है आपसे, आप जान बचे हुए कांप रहे हो, वो अपने आप कब कभी उठ रही है, जो स्वाभाविक होती है वो सात्विक होते हैं। तो कंप, कंप मतलब कांपना। आगे आएगा प्रलय। प्रलय मतलब क्या होता है? प्रलय का मतलब होता है बेटा दुख या चैतन्य शून्य। आप दुख लिखो कि जब किसी के ऊपर प्रलय आ जाए, बहुत दुख। बेचारी कोई अभी शादी हुई थी, सिर्फ अभी आपको 2 दिन शादी के हुए और किसी की बेचारी की उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो क्या हुआ? उससे अपार जो प्रलय हो गई, प्रलय आ गई, उसके ऊपर दुख आ गया। जब बहुत ज्यादा दुख आ जाए, जब भाव मन में बचे ही ना, चैतन्य शून्य आ जाए, अति दुख को क्या कहते हैं? प्रलय कहते हैं। ये अपने आप उत्पन्न होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब ऐसा कुछ हो गया तो खुद ही दुख अपने आप आ जाएगा ना। प्रलय, उसके ऊपर प्रलय गिर गई, ऐसे याद रखो, है ना? बहुत दुख आ गया। अश्रु मतलब आंसू। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं अगर बात करूं, मेरे पापा तो भाई, जब मेरे पापा जब थे तो बहुत मारा करते थे, लेकिन चाचा में हमेशा बचाया करते थे। चाचा ने मुझे कभी नहीं मारा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम लोग 8 भाई बहन है, कजिन्स वगैरह मिला के, तो हम लोग 8 भाई बहन है, हम लोग 8 ही कहते हैं। हम लोग कभी कोई पूछे कितने भाई बहन है तो 8 ही कहते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि चाचा का लड़का था होगा, हम सब 8 भाई बहन है। चाचा भी कहते हैं मेरे 8 बच्चे हैं, ये नहीं कहते कि भैया मेरे भाई का लड़का है। तो हम जो चाचा है, मैं उनसे डरता हूं। उन्होंने मारा मुझे सबसे कम, मुझे ही मारा 8 बच्चों में, कभी गलती पे भी नहीं मारा। तो लेकिन फिर भी ऐसा डर है कि अगर वो मुझसे कुछ कह दे तो मेरे एकदम से आंसू निकलने लगते हैं। मतलब मैं आज भी डरता हूं उनसे, इतना बड़ा हो गया हूं, और आज भी अगर मैं उनसे कुछ बात करूं और मुझसे छोटा सा कुछ कह देंगे ना, तो मैं पहले ही रोने लगता। मैं पिटने का कम पिटने का रीजन भी यही है कि बाकी बच्चे थोड़ा सा नहीं रोते तो वो उनको पकड़ देते। जब मैं पहले रोने लग जाऊं, यार पहले डर के बाद रोने लगा, तो बेचारे वो नहीं मारते फिर। तो मैं सबसे कम पिटा हूं, लेकिन फिर भी आज भी अगर मुझे कॉल पे भी डाल दो तो अपने आप आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो जब आपसे कोई कुछ कहे ना, आपको कोई डांटे, आपको पता है आज मैंने बहुत गलत कर दिया, और वो आपसे कुछ बस समझाए और आपको आंखों में आंसू आने लगे कि हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा पढ़ लो, पापा और मम्मी इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत से कर रहे हो, मैं आपको पापा मम्मी की वीडियो दिखा दूं कि पापा अगर मजदूर है, मैं दिखा दूं बेचारे वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं, सब कुछ हो रहे हैं, ढूंढ लेके जा रहे हैं, वो इतना मजदूरी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, पढ़ाई आप पैसा कमा रहे हैं कि आप पढ़ोगे लिखोगे, उनका नाम रोशन करोगे, फिर उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कमा के लाओगे। और आप क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो, लड़की छेड़ रहे हो, क्लास में आके बस लड़की को देखे यार, बोर्ड पे देख नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, सर टीचर टोक रहा बेटा सामने देख ले,
करते हैं हम लोग क्लास में, काफी बच्चे ऐसा करते हैं, हम लोग को टोकना पड़ता है, क्लास के बाहर निकालना पड़ता है। तो वो बच्चे और वो इतने वेल टू फैमिली से नहीं है, पापा मम्मी उनके, मुझे पता है कि जब यूपी पुलिस की तैयारी करने आ रहे हो यार कांस्टेबल की, तो पापा मम्मी तुम्हारे करोड़पति तो नहीं है, सिंपल सी बात है कि मिडिल क्लास फैमिली से। तो वो क्या है ना कि मन में आपके आंसू आने लगे, मैं आपको डांटू समझाऊं और आपके अंदर आंसू अपने आप निकलने लगेंगे, तो अपने आप निकलने लगेंगे अश्रु, तो वो क्या आएगा, सात्विक में आएगा। वैवण्य, अब वैवण्य क्या होता है, वैवण्य में भी आपको नहीं पता होता है। वैवण्य का मतलब होता है रंग उड़ना, रंग उड़ना। अब रंग उड़ना का मतलब क्या है कि भाई साहब आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया या बॉयफ्रेंड को कॉल किया, तुम कहाँ हो, उसने बोला मैं घर पर हूं, और आप उसके पीछे ही खड़े हो और आपको दिख रहा है कि वो आपके सामने किसी और लड़की या किसी और लड़की के साथ बैठ के रेस्टोरेंट में कॉफी पिया, और आप तुरंत जाके उसके सामने खड़े हो गए, हाँ भाई, तो क्या होगा, उसके चेहरे के तुत्ते उड़ जाएंगे, रंग उड़ जाएगा। तो वो जो रंग उड़ जाएगा ना उसे कहते हैं वैवण्य। क्या कहते हैं, वैवण्य। अगला आ गया रोमांच। रोमांच तो आप सभी को पता है, रोमांच का मतलब क्या होगा, रोमांच का मतलब मजे आ रहा होगा, खत्म। जैसे कि आपने कोई स्टोरी देखी है, अभी आप मूवी आई थी RRR, तो RRR में जब वो शेर छोड़ता है, शेर के बाद निकल के आता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो याद रखना, रोंगटे खड़े हो जाना, इतना रोमांच आना कि मजे के मारे आप, तो आप कहोगे, कोई आपसे कोई कहता हुआ ये कि भाई रोंगटे खड़े हो, नहीं होता ना, अपने आप ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना एकदम से, कि आपने देखा यार भाई यार क्या सीन। तो ये जो मन में रोमांच आ रहा है अपने आप, जो आपके उन्हें भावना उत्पन्न हो रही है, स्वाभाविक जो क्रिया हो रही है कि आपके बाल रोंगटे खड़े हो गए, तो स्वाभाविक हुई ना, अनुभव है कि भाव के बाद उत्पन्न हुई है ये क्रिया, तो अनुभव है। अनुभव भी कौन सा है, बोले सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव भी कौन सा है, रोमांच है। अब आ गया स्वरभंग। स्वरभंग मैंने आपको अभी बताया था, क्या कि आप अब उससे जाके पूछो, हाँ भाई तुम तो घर पे थी, वही गर्लफ्रेंड जो धोखा दे रही है, उसका हाँ भाई तुम तो घर पे नहीं, बॉयफ्रेंड, लड़कियों की बात कर, बॉयफ्रेंड जो घर पे था, हाँ भाई तुम तो कह रहे थे मैं ऑफिस हूँ, तुम क्या कर रहे हो, ये किसी की बीवी पहुंच जाए देख ले कि भैया वो तो कहता ऑफिस हूँ, घूम रहा किसी और के साथ, बीवी हाँ भाई कहाँ थे तुम मिस्टर, तुम तो कहते जॉब पे हूँ, तो उसके वो मैं मीटिंग के लिए कुछ भी बहाना बना, लेकिन उसका क्या होगा, स्वर भंग का मतलब बोलती बंद हो जाना, बोलती आपकी क्या हो जाना, कपकपा जाना बोली में, मामा पापा वो ऐसा। तो ये जो चीज होती है, आप बोलती बंद लिख देता हूं मैं, तो स्वर भंग हो जाना। स्वर भंग मतलब क्या हो गया बेटा, बोलती बंद हो जाना, बोलती बंद हो जाना। ये क्या होता है आपका बेटा, टोटल 8 प्रकार के स्वर भंग कहलाता है, 8 प्रकार के आपके अनुभव होते हैं। क्लियर, क्लास थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए माफी चाहूंगा बेटा, लेकिन मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, बस आपकी एक आखिरी चीज बची है, अनुभव, उसके सॉरी संचारी भाव, वो और थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद में वीडियो खत्म कर दूंगा पक्का। इसके बाद मैं आपको कुछ और अभी आज नहीं कराऊंगा। इनके एग्जाम्पल जो है ना, टोटल 11 प्रकार के रस होते हैं, इनको रस की एक वीडियो और बनाता हूं अगला पार्ट, जिसमें एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। आज ये जरूरी था बताना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, और ये आपको कोई नहीं पढ़ाता। एग्जाम्पल तो आपने बचपन में, हाई स्कूल इंटर में भी हम लोग पढ़ते आए, आपने पढ़ा होगा करोड़ रस, जो आप उम्मीद कर रहे होगे कि सर रस में मुझे ये पढ़ाएंगे, आपने भी यही उम्मीद किया होगा। और कुछ बच्चे इस वजह से वीडियो देखेंगे भी नहीं, वो अपना कितना नुकसान करेंगे वो आप लोग उन्हें बताओगे। बेटा जो बच्चे देख रहे हो ना, आप लोग उन्हें ये वीडियो सेंड करोगे, मुझे तो आप ही बढ़िया बना सकते हो, कि मेरे लिए तो आप ही हो ना, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप ही मुझे हिट करोगे, आप ही उन सब लोगों तक पहुंचाओगे जो नहीं देख रहे हैं, सोचते कि मुझे तो आता है। जब वो ये चीज आप उनसे पूछोगे कि हाँ, उनको नहीं बताओगे, तो आप कहोगे देख बेटा ये मेरे हिमांशु सर है, ये पढ़ाते हैं ऐसे, इनसे पढ़, तो तुझे जो क्वेश्चन किताबों में पूछे जाते हैं लेकिन बच्चों से नहीं हो पाते हैं, तो वो भी सीख पाएगा, सर वो भी पढ़ाते हैं जो कोई नहीं पढ़ाता। तब आपको भी अच्छा लगेगा ये बताते हुए कि हिमांशु सर मेरे सर हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से और बच्चे भी मुझ तक पहुंचेंगे और ज्ञान ले पाएंगे और जॉब ले पाएंगे। क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी नाकामयाबी की वजह से, या आलसपने की वजह से कि हमने वीडियो नहीं देखी और एक क्वेश्चन भी छूट गया ना बेटा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और 2 नंबर की अहमियत आप तब समझोगे जब आप 0.25 नंबर से रह जाओगे, या 1 नंबर से रह जाओगे, या आधे नंबर से जॉब से रह जाओगे। मैं नहीं चाहता भगवान आपके साथ कभी ऐसा हो, इसलिए कोशिश कर रहा हूं हिंदी का एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज जो पूछी जा सकती है आपको पढ़ाने की, और अच्छे से पढ़ाने की। अगला आ गया संचारी भाव, आखिरी चीज आज की क्लास की रस की, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है बेटा, जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो। संचारी भाव क्या होता है बेटा, संचारी भाव मैंने बताया आपको, जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो, ऐसे भाव जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो, जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो, जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके संचारी भाव कहलाते हैं। जो कुछ पल के लिए उत्पन्न, मतलब देखो मान लो कि गर्व, अब किसी के कोई लड़का है, उसने क्या किया, यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लिया, बोले भाई सर पापा ने मेहनत करने के दिया था, मैंने सिलेक्शन ले लिया।
अब यूपी पुलिस में उसकी जॉब लग गई। लेकिन उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद अभी एक वीडियो वायरल थी जिसमें वो पुलिस वाला उसको पापा को गर्व होगा, हाँ मेरा बेटा पास हो गया यार, बहुत बढ़िया। अब वो लड़का आपने देखा कुछ दिनों बाद उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि शराब के नशे में नाली में पड़ा हुआ है। एक पुलिस वाले की वीडियो वायरल होती है, इसको लोग निकाल रहे थे, तो वो नाली में पड़ा हुआ है। अब वो वीडियो वायरल हो गई, उसके पापा के पास गई, तो उसके पापा वो वीडियो देख के क्या करेंगे, जितना गर्व महसूस हो रहा था वो सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसी फीलिंग्स जो कुछ पल के लिए उत्पन्न हो, बाद में क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो वो सारी फीलिंग्स क्या कहलाती हैं, वो आपकी फीलिंग्स संचारी भाव कहलाती हैं, कि तुरंत आया और फिर खत्म हो गया। कि कोई सीन आया, आप उसे देख के हंसे या कुछ इस तरीके का भाव आया और फिर वो खत्म हो गया, तो वो सारे भाव कितना हो जाए, क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या आपसे पूछा जाता है संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, क्या पूछा जाता है बेटा, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा संचारी भाव आपके 33 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, एक देव है, देव साहित्यकार है, उन्होंने एक 34वां भी संचारी भाव माना है, जिसको उन्होंने छल बोला है। क्या बोला है, छल। तो देव ने 34वां भी आपका संचारी भाव माना है, छल। तो अगर कोई नाम देके पूछे ना देव के द्वारा कि देव ने कितने माने, तो 34 आएगा, वरना कभी भी कोई संचारी भाव पूछे तो कितना है, 33। क्योंकि बाकी हिंदी के इतने साहित्यकारों उन्होंने इसको नहीं माना है, उन्होंने 33 ही माना है, 34वें को नहीं माना है, चीटिंग को, छल को नहीं माना है। लेकिन सिर्फ देव जी ने माना है कि 34वां एक और है संचारी भाव, वो क्या है, छल। लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गई है, टोटल 33 ही माने जाते हैं। संचारी भाव कोई पूछेगा कितने बताओगे, 33। लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि नाम के साथ पूछ ले तो फिर बताना पड़ेगा 34, और 34वां कौन सा माना है, छल माना है। अब कितने प्रकार के संचारी भाव होते हैं, 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं, कि सबसे पहला है हर्ष। मैं सबसे पहले आपको इन 33 की अगर बात करूं ना, टोटल 33 के 33 आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी चीज हो, मैंने टोटल हर चीज आपको लिखवाई है ताकि आपके मन में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पहले की बात करूं बेटा, तो सबसे पहले है निर्वेद, दूसरा आएगा ग्लानि, गिलानी, तीसरा बेटा आएगा शंका, चौथा आएगा असूया, पांचवा आएगा मद, छठा आएगा श्रम, सातवां आएगा बेटा आलस्य, मैं लिख रहा हूं अभी हट जाऊंगा नोट कर लेना, आठवां आएगा दैन्य, नवा आएगा बेटे चिंता, और 10वां आएगा बेटे मोह, मोह। 11वां आएगा बच्चे आपका स्मृति, 12वां आएगा आपका घृति, 13वां आएगा आपका ब्रीड़ा, 14वां आएगा बेटा चपलता, 15वां आएगा हर्ष, 16वां आएगा आपका आवेग, 17वां आएगा बच्चे जड़ता, 18वां आएगा गर्व, 19वां आएगा विषाद, 20वां आएगा औत्सुकल्य, औत्सुक्य, उत्सुक बजाना जैसे कहते हैं आप लोग, 21वां आएगा बेटा औत्सुक्य के बाद निद्रा, कुछ पल के लिए आती है, सो जाते हो, बोरिंग लगने लगता है कोई चीज तो। 22वां आएगा अपस्मार, 23वां आएगा बेटा स्वप्न, क्या आएगा बेटा स्वप्न, 24वां बच्चे आएगा विबोध, 25वां आएगा अमर्ष, 26वां आएगा अविहिता, 27वां आएगा उग्रता, 28वां आएगा बेटे मति, 29वां आएगा बेटे व्याधि, 30वां आएगा बच्चे उन्माद, 31वां आएगा मरण, 32वां आएगा वितर्क,
एक रह गया, कौन सा रह गया? लज्जा, गिलानी, लज्जा हो गया, शंका, असूया, अमर्ष, अक्षमता, मोह, गर्व, चपलता, उग्रता, उत्सुकता, दीनता। दीनता रह गया ना। जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विभोज, वितर्क, श्रवण, शब्द, मद, अपद, व्याधि, रोग, मरण। एक रह गया ना, कौन सा बेटा? एक बार चेक करता हूं मैं दोबारा से। निर्वेद हो गया, ग्लानि हो गया, शंका हो गया, असूया हो गया, मद हो गया, श्रम हो गया, आलस्य हो गया बेटा, दैन्य हो गया, चिंता हो गया, मोह हो गया, स्मृति हो गया, घृति हो गया, बीड़ा हो गया, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता। ठीक है। गर्भ, विषाद, औत्सुक्य। ठीक है। निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, विबोध भी हो गया, अमर्ष, अविहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण और वितर्क। 33 दिए लेकिन एक कम लग रहा है मुझे, है ना। व्याधि, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य। एक कौन सा रह गया बेटा? मैं बता के मानूंगा, ऐसा चैन नहीं लूंगा। मतिग्रता, बीड़ा, चपलता, हर्ष भी हो चुका है, आवेग भी हो चुका है, निद्रा, विषाद, औत्सुक्य। एक बेटा 33वां लिख लो जो रह गया मेरे ख्याल से, वो दीनता रह गया, दीनता। ठीक है बेटा। टोटल कितने होते हैं? दीनता, व्याधि, उन्माद सब कुछ हो चुका है। हाँ, दीनता लिख लो, दीनता रह गया मेरे ख्याल से। तो दीनता आपका रह गया, यानी कि गरीबी। तो टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। बाकी एक बार आप चेक कर लेना, टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। एक आध अगर इधर उधर हो तो वैसे तो पहले पूरे 33 यही होते हैं। हाँ, पूरे 33 यही है। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि किसी को राइटिंग समझ में आए, समझ ले। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, ब्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अविहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क और दीनता। और 34वां मैंने क्या बताया? छल। तो संचारी भाव क्या होते हैं आपके समझ में आ गया, कैसे होते हैं ये समझ में आ गया। एक आखिरी चीज और करते हैं खत्म आपका टॉपिक आज का। तो आखिरी चीज जो आपकी है, एक सेंटेंस है जो काफी बार पूछा गया है, तो क्योंकि पूछा गया है तो मेरा काम है आपको कराना, मैं वो बता देता हूं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आपसे ये पूछा जाता है किसने दिया है। काव्यम ऐसे भी लिखा मिल सकता है, रसात्मकम काव्यम, या फिर काव्यम मां भी ऐसे लगा देगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है काव्यम। ठीक है। तो रसात्मकम काव्यम ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे ही पूछ लेगा ये किसने लिखा है, ये वाक्य किसका है। तो याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, क्योंकि पूछा गया कई बार। तो ये वाक्य विश्वनाथ जी का है। किसका है? विश्वनाथ जी का है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि पता नहीं होता, ऑफकोर्स को पढ़ाता नहीं है, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। आपसे पूछे सिंपल सा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने लिखा है? तो विश्वनाथ जी ने लिखा है, ये आप याद रखना। क्लियर? तो आज की क्लास को समाप्त करूंगा। आई होप, मुझे पता है कि थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माफी चाहूंगा बेटा, लेकिन कोशिश करी थी सब कुछ कराने की, आपको कोई चीज छूटे ना, इसलिए आज आपको थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई है। कल आपको दूसरा पार्ट दूंगा इसका, जिसमें मैं आपको सारे एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि भैया हास्य रस क्या होता है, करुण रस क्या होता है, ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से बच जाए। आज मैंने एग्जांपल्स दे दिए, रस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार है, कितने अंग है, ये सब समझाया रस के बारे में। कल मैं आपको प्रकार के अलावा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल दे देता है और पूछ लेता है भाई ये किस रस का उदाहरण है, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको पता होने जरूरी है। तो कल एक पार्ट वीडियो रस की और बची है, वैसे मैं कोशिश करता हूं एक पार्ट में खत्म करने की, लेकिन आज नहीं हो पाई है, कल मैं पक्का खत्म कर दूंगा वीडियो। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना, अपने सभी दोस्तों से कहना ज्यादा से ज्यादा देखें और वो भी शेयर करें और लाइक करें, ताकि बच्चे जुड़े बेटा। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे मैं उतनी ज्यादा मेहनत करूंगा, आपका उतना ज्यादा प्यार मिलेगा और कोशिश करेंगे जल्दी फिर डिजिटल बोर्ड आए, क्योंकि जितनी जल्दी चैनल ग्रो करेगा उतनी जल्दी मैं भी कोशिश करूंगा इसमें और ज्यादा अपना इन्वेस्ट करने की, है ना बेटा। तो कल मिलेंगे आपसे रोज 3 बजे की तरह, 3 बजे, और रात में 8 बजे लाइव क्लास चलती है रीजनिंग की। जो बच्चे वो जुड़ना चाहते हैं वो भी जरूर देखें, ताकि लाइव क्लास में भी आपको मजा आए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।